आलमपुर गांव में मनोहर अपनी पत्नी प्रोमिला और दो बेटियों नेहा और शालू के साथ रहता था। मनोहर गांव में मुखिया के खेतों में खेतीबाड़ी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। दो बेटियां होने के बाद प्रोमिला अब तीसरी बार गर्भवती थी। मनोहर और प्रोमिला को पूरी उम्मीद थी कि इस बार उन्हें एक लड़का ही होगा। प्रोमिला, इस बार तुम्हें एक लड़का ही होगा। देख लेना, तुम लड़का होगा तो हमारी दोनों बेटियों को एक भाई मिल जाएगा। मैं भी यही चाहती हूँ जी। तो वहीं प्रोमिला की जेठानी अनीता को पैसों की कमी नहीं थी। कमी थी तो बस एक कि वो कभी मां नहीं बन सकती थी। ना जाने उस पर कौन से भगवान का आशीर्वाद है जो एक के बाद एक बच्चे को वो जन्म दिए जा रही है, और एक मैं हूँ जो सूनी गोद लेकर बैठी हूँ। और कहीं अगर इस बार उसे लड़का हो गया तो फिर तो मेरा भाई छाती चौड़ी करके सारे गांव में घूमेगा और गांव के लोग मुझे ताने देंगे कि छोटे भाई ने 3 बच्चे पैदा कर दिए और मैं एक भी नहीं कर पाया। फिर दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। उधर प्रोमिला की दोनों बेटियां अपने भाई के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज प्रोमिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। शालू, तू भाग कर जा और खेत से बापू को बुला कर ले आ। लेकिन तभी वहाँ महेश आ जाता है। तुम चिंता मत करो बेटी, तुम दोनों यहीं रुको, हम अभी अपनी गाड़ी में तुम्हारी माँ को अस्पताल ले जाएंगे। चलो अनीता, जल्दी से प्रोमिला को गाड़ी में बैठाओ और मनोहर को हम रास्ते में अपने साथ ले जाएंगे। वो दोनों खेत पर से मनोहर को भी अपने साथ ले जाते हैं। कुछ देर बाद अस्पताल और उस गांव के बीच एक जंगल था। महेश उस गाड़ी को जंगल की तरफ मोड़ लेता है। अरे भैया, आप गाड़ी इस जंगल में क्यों ले आए? अभी पता चल जाएगा तुझे। महेश पहले मनोहर को गाड़ी से बाहर निकालता है, फिर उसे चाकू मार देता है। मनोहर वहीं दम तोड़ देता है। इसके बाद अनीता प्रोमिला की डिलीवरी करवाती है, जिसमें वो एक बेटे को जन्म देती है। बच्चा बाहर आने के बाद अनीता प्रोमिला का गला घोंटकर उसे भी मार देती है। फिर दोनों पति पत्नी उस बेटे को लेकर शहर भाग जाते हैं। कुछ देर बाद गांव का ही एक आदमी जंगल में लकड़ियां लेने जाता है, जहां वो उन दोनों की लाश देखता है। कुछ ही देर में सारे गांव में मनोहर और प्रोमिला की मौत की खबर फैल जाती है। माँ, बाबा, ये तुम्हें क्या हो गया? अब दोनों का क्या होगा? दोनों बहनें खूब रोती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन तक तो गांव वालों ने उन दोनों को खाने को दिया, लेकिन एक समय के बाद उन्होंने भी मुफ्त का खाना खिलाना बंद कर दिया। अब वो दोनों जंगल में जाकर फल और खीरे तोड़ती और उन्हें खाकर अपना पेट भरती। एक रोज शालू नेहा से, दीदी, हमारे कपड़े भी कितने फट गए हैं। अगर माँ बाबा जिंदा होते तो वो हमें जरूर नए कपड़े दिलाते। फिर वो दोनों फल ढूंढने जंगल जाती हैं, जहाँ उन्हें बहुत सारे मोर पंख मिलते हैं, जिन्हें देख नेहा को एक आइडिया आता है। वो उन मोर पंखों को उठाकर अपनी झोपड़ी में ले आती है। फिर उन मोर पंखों को सिलकर दोनों के लिए बहुत ही सुंदर गाउन तैयार करती है। उधर शहर में महेश और अनीता उस बेटे के साथ, जिसका नाम वो अनिकेत रखते हैं, बड़े मजे से रह रहे थे। ऐसे ही समय बीता। अब गांव में दोनों बहनें भी बड़ी हो गई, तो वहीं शहर में अनिकेत भी एक बड़ा फैशन डिजाइनर बन गया। उधर नेहा और शालू के दिन अभी भी गरीबी में ही बीत रहे थे। शालू, अब हमारा यहाँ गुजारा हो पाना मुश्किल है, इसलिए अब हमें काम ढूंढने शहर जाना होगा। लेकिन दीदी, उसके लिए हमें फिर से मोर पंख से नए कपड़े बनाने होंगे। सुना है शहरों में सब सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं। फिर दोनों बहनें फिर से जंगल से कुछ मोर पंख चुनती हैं और उससे अपने लिए सुंदर सा मोर पंख का गाउन तैयार कर लेती हैं। शहर जाने से एक दिन पहले नेहा को एक सपना आया, जिसमें उसकी माँ उसके सपने में आई। नेहा, मेरी बेटी, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा भाई जिंदा है और वो शहर में तुम्हारे ताया ताई जी के साथ रहता है। उन दोनों ने ही मुझे और तुम्हारे बाबा को मारकर जंगल में फेंका था, और फिर जिस बेटे को मैंने जन्म दिया था वो उसे लेकर शहर चले गए। प्रमिला ने नेहा को अनिकेत की झलक भी दिखाई, ताकि वो शहर जाकर उसे पहचान सके। फिर नेहा झट से नींद से जाग गई। उसने अपनी बहन शालू को सारी बात बताई। दीदी, मेरे सपने में बाबा आए थे और उन्होंने मुझे यही सब कहा। इसका मतलब ये बात सच है कि हमारा भाई जिंदा है और हमें उसके पास शहर जाना होगा। उधर अनिकेत को भी शहर में यही सपना आया। उसके सपने में उसके माता पिता दोनों आए और उन्होंने अनिकेत को सारी बात बताई। उसकी बहनों की झलक भी दिखाई। ये मेरे सपने में कौन आया था? पता नहीं क्या बात है, लेकिन जो भी हो, अभी मुझे इस सब में अपना दिमाग खर्च नहीं करना है। 2 दिन बाद मेरा फैशन शो है, मुझे वहीं अपना सारा ध्यान लगाना है। अब ऐसा गाउन बनाऊंगा जो किसी ने देखा भी नहीं होगा। अनिकेत बैंक से नोटों की गड्डी लाता है और उनसे नोटों का गाउन बनाने लगता है। उधर दोनों बहनें बस से शहर आ गईं। मोरपंख का गाउन पहन वो दोनों सड़क पर जा रही थी। उन्हें देख सभी हंस रहे थे। फिर अनिकेत अपनी मॉडल को पैसों का गाउन पहनाकर फैशन शो में पहुंचा। इधर चलते चलते दोनों बहनों को भूख लगने लगी। उन्होंने एक दुकान से ब्रेड का पैकेट चुराया और भागने लगी। दुकान वाला उनके पीछे भागने लगा, लेकिन कुछ देर बाद वो पकड़े जाने के डर से उस फैशन शो में पहुंच गई।
जजेस अनिकेत को विजेता घोषित करने ही वाले थे, लेकिन जैसे ही दोनों बहनें स्टेज पर पहुंची तो जजेस उनकी मोरपंख वाली ड्रेस देखकर हैरान रह गए। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर ड्रेस है, असली मोर के पंखों से बनी हुई ड्रेस। ये इनाम तो इन दोनों को ही मिलना चाहिए। फिर वो 20 लाख का इनाम उन दोनों बहनों को मिल जाता है। नेहा और शालू को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने क्या जीता है। तभी अनिकेत वहाँ आता है। मेरा भाई, माँ ने इसी की छवि तो सपने में दिखाई थी। हाँ, मैंने भी इसे ही देखा था। अनिकेत ने भी उन दोनों को पहचान लिया। इसका मतलब जो मेरे सपने में आए थे वो सच कह रहे थे। वो मेरे माँ बाबा और ये दोनों मेरी बहनें हैं। अनिकेत अपनी दोनों बहनों के गले लग जाता है। वो दोनों अनिकेत को सारी बात बताते हैं कि कैसे उनके ताऊ ताई जी ने उनके माँ बाप के साथ धोखा किया। फिर अनिकेत उन दोनों को अपने साथ घर ले गया, जहाँ उन्होंने महेश और अनीता को आपस में बात करते हुए सुन लिया। अच्छा हुआ अनीता, आज तक अनिकेत को हमारी सच्चाई पता नहीं चली कि हम ही उसके माँ बाप को मारकर उसे अपने साथ उठाकर शहर ले आए थे। अब वो हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। लेकिन तीनों भाई बहन उनकी सारी बातें सुन लेते हैं। अनिकेत ने उनकी रिकॉर्डिंग अपने फोन में कर ली थी, जिसके आधार पर वो उन्हें जेल में डलवा देते हैं। कुछ समय बाद महेश और अनीता को फांसी की सजा मिल जाती है। अब नेहा और शालू भी अपने भाई अनिकेत के साथ शहर में ही रहने लगी। अब वो तीनों काफी अमीर हो गए और खुशी खुशी एक साथ जीवन बिताने लगे।